तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या देखने वाले हैं, इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग स्टैक। मतलब क्यू का इंप्लीमेंटेशन करने वाले हैं किसके हेल्प से, स्टैक के हेल्प से। क्यू का इंप्लीमेंटेशन करने वाले हैं स्टैक की हेल्प से। कैसे करेंगे भाई, देखते हैं। अरे देखो, क्यू में स्टोर करने का क्या तरीका होता है, किसी भी क्यू में एलिमेंट्स वगैरह स्टोर करना है तो क्या तरीका होता है, इसके लिए एक ऑपरेशन होता है, क्या है क्यू का, इन क्यू ऑपरेशन। इन क्यू ऑपरेशन मतलब क्या होता है, एक किसके लिए होता है, ये डेटा को स्टोर करता है, स्टोर इन क्यू। क्यू में डेटा को स्टोर करने के लिए एक ऑपरेशन होता है इन क्यू ऑपरेशन, ठीक है। सेम वैसे ही रिट्रीव करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, एक्सेस डेटा फ्रॉम क्यू। डेटा को एक्सेस करने के लिए क्यू से हम डेटा को जब एक्सेस करते हैं उसके लिए एक ऑपरेशन क्या होता है, डीक्यू ऑपरेशन, ठीक है। इन क्यू मतलब क्या, इन क्यू मतलब कि पुश करना, डीक्यू मतलब कि पॉप करना। यहां पर पुश की जगह पर हम क्या लिख रहे हैं, पुश की जगह पर डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं इन क्यू, इन क्यू लिख रहे हैं। और पॉप की जगह पर, क्योंकि इन क्यू डीक्यू पता चल गया अब हम लोग को, पॉप की जगह पर डायरेक्टली हम लोग क्या लिख रहे हैं, डीक्यू। पॉप की जगह पर डीक्यू लिख दिया, ठीक है। तो इन क्यू यहां से करेंगे, किसी भी क्यू में इन क्यू जो करते हैं कहां से करते हैं, लास्ट से हम इन क्यू करते हैं और स्टार्टिंग से हम डीक्यू करते हैं। क्यों कि लास्ट से सबसे पहले आया होगा ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई, उसके बाद में एफ आया है, इस तरीके से आया है। मतलब कि जब हम यहां से डीक्यू करेंगे सबसे पहले किसको डीक्यू करना है, जो सबसे पहले आया था। क्यों, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। क्यू क्या होता है, क्यू किस तरीके का होता है, क्यू क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो के फॉर्म में रहता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, यही होता है ना। इसका मतलब क्या है, जो पहले आया है, जो पहले बाहर जाएगा। मतलब कि डीक्यू इस एंड से करने वाले हैं और इन क्यू इस एंड से करने वाले हैं। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो क्यू बना हुआ है, इसको हम स्टैक के हेल्प से यूज करेंगे। मतलब कि स्टैक के हेल्प से हम इस क्यू का इंप्लीमेंटेशन करेंगे। कैसे भाई, तो मेरे पास में मान लो दो स्टैक है, दो स्टैक ले रहे हैं हम। एक स्टैक है S1 है, एकदम आराम से देखो समझ में आएगा, एकदम श्योरली 100% है, समझ में आएगा, एकदम आसान चीज है। इसके लॉजिक को बस एक बार समझो, अच्छा रहेगा, ठीक है। सिंपल देखो, जब कभी भी हम क्यू का इंप्लीमेंटेशन स्टैक के हेल्प से करने जा रहे हैं तो हम दो स्टैक पहले लिखे हैं, ठीक है। एक S1 स्टैक लिए हैं और एक और S2 स्टैक लिए हैं। अब S1 स्टैक है, इसमें भी इसका साइज है कुछ, इसका साइज कितना है, इस स्टैक का साइज मान लो इस क्यू के साइज के बराबर ही है, ठीक है। यहां पर S2 स्टैक लिए हैं, इसका भी साइज कितना है, इस क्यू के बराबर ही है, क्यू से छोटा नहीं है। क्यू से ग्रेटर भी हो सकता है या फिर इक्वल रहे, तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू है, ठीक है। स्मॉल तो नहीं है भाई, ठीक, ये बात पक्का है। उसके बाद में S2 है। अब देखो, मान लो यहां से हम इन क्यू में ई एफ आया है ना, मान लो इन क्यू में हम जी को इन क्यू करते हैं तो जी कहां पर आएगा, जी कहां आएगा, जी यहां पर देखो इन क्यू हो गया, जी यहां पर आ गया, ठीक है। अब मान लो अगला हम डीक्यू करना चाहते हैं ए को, डीक्यू करना चाहते हैं ए को, तो कौन मिलेगा, ए मिलेगा हम लोग को। हम लोग को करना क्या है कि स्टैक के हेल्प से करना है ना, स्टैक के हेल्प से करना है ना। मतलब क्या, जब ए को हम पहले इन क्यू किए, फिर बी को किए, फिर सी को किए, फिर डी को किए, इन क्यू का पुश और पॉप के फॉर्मेट में कोड लिखना है। मतलब क्या है, स्टैक के हेल्प से करना है। तो यहां जो हम इन क्यू कर रहे हैं, सबसे पहले हम यहां स्टोर कर लेंगे क्या भाई, ए है मेरा, उसके बाद में क्या आया है, बी है, उसके बाद में सी है, उसके बाद डी है, उसके बाद ई है, उसके बाद एफ है, उसके बाद क्या आया है, जी आया है, यही आया है ना, जी आया है। अब मान लो हम ए को यहां से हम डीक्यू करना चाहते हैं, बाहर एक्सेस करना चाहते हैं, ए को हम यहां से रिट्रीव करना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे भाई, ये डेटा तो अब यहां पर स्टैक के फॉर्मेट में स्टोर हो गया है। और स्टैक का एक प्रॉपर्टी क्या है, स्टैक का प्रॉपर्टी क्या है कि जिस इंड से यहां पर पुश हुआ है उसी इंड से बाहर जाएगा, उस इंड से ही जाएगा। तो अगर हम ए को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, ऊपर में जी मिलेगा, जी को एक्सेस नहीं करना है हम लोग को। इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी हम इनक्यू करने जा रहे हैं, जैसे क्या कितना इनक्यू किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 इनक्यू किए, तो मान लो यहां पर
पहले ए और बी को हम डाले हैं, तो डू मतलब टू इन क्यू ऑपरेशन कर लिए, ठीक है। उसके बाद में मान लो ए बी के बाद में सी डी को हम डाले, तो 2 और इन क्यू ऑपरेशन किए हम, कोई दिक्कत नहीं, इन क्यू कर रहे हैं। उसके बाद में 3 और हम डाले हैं, उसके बाद में 3 और डाले हैं, तो क्या किए, इन क्यू ऑपरेशन हो गया। इन क्यू मतलब क्या होता है कि इस स्टैक में लाकर हम पुश कर दिए हैं, ठीक है। पहले 2 ए बी को पुश किए, फिर सी डी को पुश किए, उसके बाद ई एफ जी को हम पुश कर दिए इन क्यू में, कोई दिक्कत नहीं है। इन क्यू जो कर रहे थे इसमें टाइम कितना लग रहा है, कांस्टेंट टाइम लग रहा है। इन क्यू का मतलब क्या है कि हम पुश करते जा रहे हैं किसमें, S1 में। इन क्यू का मतलब क्या है, इन क्यू मतलब क्या है कि हम पुश करते जा रहे हैं S1 में, ठीक है। अब हम लोग को एक डीक्यू ऑपरेशन करना है, अब एक हम लोग को डीक्यू ऑपरेशन करना है। अब एक डीक्यू किसको करना है भाई, अगर यहां से हम डीक्यू करेंगे तो एक को हम डीक्यू करेंगे, एक को बाहर लेंगे, हम यही करेंगे ना, सिंपल। देखो जब एक डीक्यू यहां पर करना है तो उस बेसिस पर अगर हमको चाहिए क्या, डेटा क्या चाहिए, डेटा में ए चाहिए। जबकि यहां हम जब स्टैक में देख रहे हैं, स्टैक में अगर देखते हैं तो यहां पर डेटा ए क्या है, सबसे लास्ट में है, बॉटम में है। जबकि स्टैक का प्रॉपर्टी क्या है कि जब कभी भी एक्सेस करेंगे डेटा को, जब डेटा को पॉप करने हम जाएंगे, तो इसका अपना प्रॉपर्टी है कि डेटा को टॉप से ही पॉप कर सकते हो, इनसाइड इनर पार्ट से, बॉटम से नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसके चलते ही हम एक और भी अलग से स्टैक लिए हैं, इसके चलते ही, ताकि ये जो इसका प्रॉपर्टी है जो होल्ड करे, मतलब क्या, टॉप से ही हमको, टॉप से ही यहां पर हम एक्सेस करने वाले हैं डेटा को। वहां डीक्यू ऑपरेशन है जो यहां पर क्यू का, जो टॉप से ही एक्सेस करने वाले हैं, लेकिन इस स्टैक से नहीं करेंगे हम किसी और स्टैक से करेंगे। जैसे क्या, एक डीक्यू के लिए, एक डीक्यू ऑपरेशन के लिए इनक्यू में क्या था, इनक्यू में यहां आए पुश कर दिए, अगला इनक्यू आया फिर से यहां पुश कर दिए, इनक्यू आया फिर से यहां पुश कर दिए, एक डीक्यू आया है। इस डीक्यू के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस डीक्यू के लिए पॉप ऑल फ्रॉम किससे, फ्रॉम S1 पुश टू S2। एक डीक्यू ऑपरेशन केवल आया है, केवल एक ही डीक्यू ऑपरेशन आया है, तो हम क्या कर रहे हैं, पॉप ऑल एलिमेंट फ्रॉम S1 से सारा एलिमेंट को पॉप कर करके कहां स्टोर करना है, पुश टू S2, मतलब S2 में स्टोर करना है। कैसे भाई, सबसे ऊपर में क्या पॉप होगा, G होगा, सबसे ऊपर में यहाँ G आ गया, उसके बाद क्या आया, G खत्म हो गया, उसके बाद F आया है, F यहाँ आ गया, F खत्म हो गया, उसके बाद E आना है, E यहाँ आ गया, उसके बाद D आना है, D यहाँ आ गया, उसके बाद में C आना है, C आ गया, उसके बाद में B आना है, B आ गया, उसके बाद में A आना है, A आ गया। कब तक हम यहाँ से पॉप कर रहे थे, जब तक ये ब्लैंक ना हो जाए। सारा एलिमेंट्स को हम पॉप कर लिए, यहां पर जितना भी पॉप ऑल एलिमेंट्स, जितना भी है ऑल एलिमेंट्स को हम पॉप कर लिए हैं S1 से और पुश टू S2। जैसे जैसे हम पॉप करते गए S2 में हम पुश करते गए, ठीक। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज दिख रहा होगा क्या, कि हम लोग को डेटा एक्सेस करना था, ए को एक्सेस करना था, मतलब कि एक डीक्यू ऑपरेशन करना था, मिलना क्या चाहिए था, ए मिलना चाहिए था। अब एक इंटरेस्टिंग चीज हम लोग को दिख रहा है क्या, कि ये हम लोग के टॉप में आ गया है, दूसरा स्टैक का टॉप में ए आ गया है। अब अगर यहां से हम पॉप करते हैं तो पॉप में हम लोग को मिलता है, रिजल्ट में ए मिलता है। मतलब क्या, इसके बाद में ए ऑपरेशन करने के बाद में हम लोग को क्या मिला, हम लोग को ए मिला है। तो सिंपल सोचो, यहां जो इनक्यू कर रहे थे, इनक्यू में टाइम कितना लग रहा था, इनक्यू मतलब क्या है, डायरेक्टली इस स्टैक में S1 स्टैक में हम पुश करते जा रहे हैं। इनक्यू का मतलब क्या है, इनक्यू जब कर रहे हैं तो इनक्यू का मतलब क्या है कि इस स्टैक में हम पुश करते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर टाइम कितना लगेगा, इनक्यू करने में टाइम कितना लगा है, 1 टाइम लगा, कांस्टेंट टाइम लगा है। इनक्यू करने में टाइम लग रहा है, कांस्टेंट टाइम लग रहा है, लेकिन एक डीक्यू ऑपरेशन जब आया है, एक डीक्यू ऑपरेशन जब आया है तो टाइम कितना लग रहा है, सब एलिमेंट को यहां से पॉप किए, सब एलिमेंट को यहां पुश किए हैं। मान लो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स था, अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट था तो n टाइम यहां से पॉप करना पड़ा, n टाइम यहां पुश करना पड़ा, तब जाकर यहां से एक पॉप किए तो ये मिला है, हम लोग को ए मिला है यहां से। मतलब क्या है, 2n टाइम लग गया, 2n टाइम लग गया, मतलब कि ओवरऑल b को n टाइम लगा। मतलब कि dq में कितना टाइम लगा है हम लोग को, dq में लगा है b को n टाइम लगा है। कब, वर्स्ट केस में लगा है, वर्स्ट केस में लगा। क्यों वर्स्ट केस हम बोल रहे हैं, इसका रीजन हम अभी बता रहे हैं। वर्स्ट केस देखो क्यों बोल रहे हैं, अगर फिर से यहां पर 1 dq किया जाए,
वन डीक्यू फिर से किया जाए। ए तो बाहर चला आया है, एक और डीक्यू अगर हम करना चाहेंगे तो क्या मिलना चाहिए, बी मिलना चाहिए ना एक और डीक्यू में, क्योंकि इस साइड में बी ही आया है, तो एक और डीक्यू में हम लोग को क्या मिलना चाहिए, बी मिलना चाहिए। अब इस डीक्यू के लिए क्या करना है भाई, इस डीक्यू के लिए बी यहाँ टॉप में है ना, बी को डायरेक्टली हम एक्सेस कर लिए, बी मिल गया, डायरेक्टली एक पॉप किए बी मिल गया। क्यों, देखना क्या है इस डीक्यू में, क्या इफ S2 इज नॉट एम्प्टी, इफ S2 जिसमें हम पुश किए थे S2 में, इफ S2 नॉट एम्प्टी, अगर S2 एम्प्टी नहीं रहे तब क्या करना है, पॉप S2 से पॉप कर लेना है। क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है कि जो फर्स्ट में डेटा आया है अभी S2 के टॉप में है सब, जिस ऑर्डर में डेटा आया था, जिस ऑर्डर में डेटा यहाँ इनक्यू हुआ था, सेम ऑर्डर में टॉप से अगर हम देखेंगे तो वही डेटा, देखो A B C D E F G, यहां भी देखो A B C D E F G, सेम ऑर्डर है, ऑर्डर सेम ही है। मतलब क्या है, पहले यहां से A को किए फिर B को किए, अगला फिर से करना है, अगला फिर से करना है C को, तो C यहां से मिल जाएगा, हम लोग को C मिल गया। कब तक ये मिलेगा, जब तक S2 एम्प्टी ना हो जाए, जब तक S2 एम्प्टी ना हो जाए। क्या है, इफ S2 नॉट एम्प्टी तब पॉप डायरेक्टली कर लो। अगर S2 एम्प्टी रहे, तो इसी का इल्स पार्ट में क्या होगा, इसके इल्स पार्ट में क्या होगा, इफ S2 नॉट एम्प्टी, अगर एम्प्टी नहीं है तब तो पॉप कर लो S2 से, अगर नहीं है ऐसा मतलब कि S2 है जो नॉट एम्प्टी, मतलब नॉट एम्प्टी गलत हो गया, मतलब क्या है, एम्प्टी है, अगर S2 एम्प्टी है, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, इफ S2 नॉट एम्प्टी हम बोल रहे हैं, मतलब कि S2 है जो एम्प्टी नहीं रहना चाहिए। लेकिन मान के चलते हैं क्या कि S2 मेरा एम्प्टी हो गया। जैसे कैसे एम्प्टी हो सकता है भाई, यहां से D को भी बाहर निकाले, E को बाहर निकाले, F को निकाले, G को निकाले, सब के सब बाहर चला आया है, A एम्प्टी हो गया, यहां से भी सबको हम निकाल लिए, ठीक है, निकाल लिए। अब क्या है, मान लो G था ना, G के बाद में सब एम्प्टी हो गया था, सब खाली हुआ था, यहां से H I J K L M ऐसा डेटा हम पुट किए थे, ठीक है। एक खाली हो गया था, इसमें क्या पुट हुआ है, फिर यहां से क्या है, यहां से क्या करना है, सबको पुट किया, मतलब क्या है कि इसको पुश किए, इसको पुश किए, इसको पुश किए, इसको पुश किए, कहां पर पुश कर रहे हैं, इसमें पुश कर रहे होंगे फर्स्ट वाले स्टैक में। मतलब क्या है, H I J K L M, H यहां आया होगा, I J K L M, इस तरीके से आया होगा डेटा। H सबसे पहले आया, सबसे नीचे में होगा, उसके बाद I होगा। अगर ऐसा रहे कि S2 अगर खाली है, एम्प्टी है, तब क्या करना है, इल्स पार्ट में करना है, फिर से पॉप ऑल फ्रॉम S1 एंड S1 से सबको पॉप करना है, उसके बाद में पुश इनटू S2 में सबको पुश कर लेना है, उसके बाद में DQ के लिए क्या करना है, पॉप S2 से पॉप करना है। मतलब समझ रहे हो, अगर यहां पर एम्प्टी हो जाए तो इसमें जितना भी एलिमेंट रहेगा सबको एक साथ करेंगे। ऐसा नहीं कि इसका टॉप 3 एलिमेंट को इसमें कर लिए पुश, जो बाकी को छोड़ दिए, तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या गलती होगा कि 3 एलिमेंट अगर यहां से हम इसमें पुश कर लिए हैं लाइन से, तो 3 DQ तक सही रहेगा। देखिए उसके बाद मान लो 3 एलिमेंट के बाद में 3 DQ यहां से किए, उसके बाद में कुछ इनक्यू हो गया, मतलब ये तीनों M L K, सबसे पहले नीचे में क्या आया है, M L K आया है, इस तरीके से आया है M L K। एक सेकेंड, M सबसे ऊपर में है, M सबसे लास्ट में चला गया, उसके बाद में क्या आया, उसके बाद में L आया, उसके बाद में क्या है, K आया है। अब मान लो केवल 3 को ही करते हैं, केवल 3 को यहां पर हम करते हैं, यहां से पॉप किए, यहां पर पुश किए केवल 3 को। अब अगर DQ ऑपरेशन आता है, एक और DQ करना है, तुम किसको DQ कर रहे हो, DQ यहां से K हो रहा है, जबकि होना क्या चाहिए था, DQ होना चाहिए था H, DQ होना चाहिए H का,
एच आना चाहिए था बाहर, लेकिन यहां पर क्या मिल रहा है हम लोग को, के मिल रहा है। क्यों? क्योंकि सबको एक साथ में नहीं किए, हम 3 को ही किए थे, पार्शियली कर लिए थे। सबको एक साथ में करते, जे आई एच आता यहाँ पर, यहाँ जे आता, यहाँ आई आता, एच आता, तब हम लोग को एच बाहर मिल जाता। समझ रहे हो? ये लॉजिक को ध्यान रखना है, सिंपल जानो। इनक्यू का मतलब क्या हो गया? इनक्यू मतलब सिंपल यहां पुश कर देंगे, S1 में पुश कर रहे हैं। इनक्यू का सिंपल मीनिंग क्या है? इनक्यू का क्या क्या कोड होना चाहिए? इनक्यू एक्स को अगर इनक्यू करना है, सिंपल जानो, पुश S1 एक्स, मतलब S1 में एक्स को पुश कर देना है, सिंपल। जब कभी भी इनक्यू है, इनक्यू में कोई दिमाग नहीं लगाना है, इनक्यू में कुछ भी दिमाग लगाना ही नहीं है। इनक्यू जैसे ही आ रहा है, पुश S1 एक्स, मतलब S1 में उसको पुश करते जाना है, ठीक है। अब आया DQ का बारी। जब DQ करना रहे तो चेक करना है इफ S2 नॉट एम्प्टी। अगर S2 एम्प्टी नहीं है, अगर S2 है जो ये वाला स्टैक है, अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या करेंगे? प्रिंट एफ पॉप S2। प्रिंट एफ पॉप S2 मतलब क्या है कि पॉप S2 प्रिंट नहीं डायरेक्टली कर देगा। पॉप की एक तरह का क्या है? एक तरह का ऑपरेशन है। मतलब क्या है? पॉप करेगा पहले S2 से, जो डेटा आया उसको प्रिंट करेगा। समझ रहे हो बात को? ये पॉप एक ऑपरेशन है, पॉप ऑलरेडी एक ऑपरेशन है, प्री डिफाइंड ऑपरेशन है। मतलब क्या है? पॉप S2 का मतलब क्या है कि S2 के टॉप में जो रहेगा उसको पॉप करके प्रिंट करवा देगा, ठीक है। तो मतलब क्या, ये कब होगा? जब S2 नॉट एम्प्टी। जब S2 एम्प्टी नहीं होगा, S2 जब एम्प्टी नहीं होगा तब क्या है? पॉप S2 होगा। मतलब डायरेक्टली यहां से पॉप कर लेना है। लेकिन मान लो अगर एम्प्टी रहे, जैसे इस केस में इस वाले DQ में मिला था, एम्प्टी मिल गया था हम लोग को, यहाँ एम्प्टी हो गया था। अगर एम्प्टी रहे उस केस में व्हाइल S1 इज नॉट एम्प्टी। व्हाइल क्या? व्हाइल लूप एक लिखे हैं, एक व्हाइल लूप लिखे हैं, क्या बोल रहे हैं? S1 इज नॉट एम्प्टी। एक व्हाइल लूप में क्या बोल रहे हैं कि अगर, सबसे पहला समझो कि S2 इज नॉट एम्प्टी, अगर S2 एम्प्टी नहीं है तो यहां से पॉप करते जाना है DQ के लिए। DQ के लिए यहां से पॉप करते जाना है। लेकिन अगर एम्प्टी होगा तो इफ कंडीशन फेल होगा। ये कहां आएगा? इल्स वाले पार्ट में आएगा। इल्स वाले पार्ट के आने का मतलब क्या है कि ये है जो ब्लैंक है, यहाँ एक भी एलिमेंट नहीं है, ये ब्लैंक है, ये खाली है, एम्प्टी है, ठीक है। अगर एम्प्टी है तो एक व्हाइल लूप में क्या लिख रहा है? व्हाइल S1 इज नॉट एम्प्टी। जब तक S1 एम्प्टी नहीं होगा, जब तक S1 एम्प्टी नहीं होगा तब तक क्या करना है? x इक्वल टू पॉप S1, मतलब कि यहां से एलिमेंट को पॉप करना है, S1 से एलिमेंट को पॉप करना है, उसको कहां करना है? x में रखना है। उसके बाद क्या करना है? पुश S2 x, और उस x का वैल्यू को S2 में पुश कर देना। मतलब यहां से पॉप करके यहां ले आना है, इस स्टैक से पॉप करके इसमें पुश कर देना है। यही बात अभी हम बता भी रहे थे, सेम चीज अभी हम बता रहे थे कि अगर ये एम्प्टी रहे, S2 एम्प्टी रहे, तो S1 से सब डेटा को, जितना डेटा है सबको एक साथ में ही, पार्शियली नहीं। ऐसा नहीं कि जो 6 है तो 3 को ही ले आए, नहीं, टोटल डेटा को एक साथ में यहां से पुश करेंगे, यहां पॉप कर देंगे, एक एक करके ही करेंगे, 1 बाई 1 करेंगे। लेकिन तब तक करेंगे जब तक S1 एम्प्टी ना हो जाए, तब तक करेंगे जब तक S1 एम्प्टी ना हो जाए। वही यहां लिखा व्हाइल S1 इज नॉट एम्प्टी, क्या कर रहा है? पॉप फ्रॉम S2 से पॉप करना है, मतलब S1 से पॉप करना है और S2 में स्टोर करना है। पॉप फ्रॉम S1 एंड स्टोर पुश टू S2 में स्टोर कर लिया, सबके सब डेटा अब S2 में आ गया। अब सबसे ऊपर में कौन होगा? सबसे ऊपर में कौन होगा डेटा? जो सबसे पहले आया होगा क्यू में, ठीक है। मतलब क्या है कि अब क्या करना है? अब पॉप के लिए क्या करना है? प्रिंट एफ पॉप S2। अब यहां से पॉप करेंगे जैसे ही तो मेरा रिक्वायर्ड डेटा मिल जाएगा, मेरा रिक्वायर्ड डेटा मिल गया। तो सिंपल सोचो, जैसे इनक्यू में टाइम कितना लगा था? इनक्यू करने में केवल पुश करना है तो टाइम कितना लगा? बिगो 1 टाइम लग रहा है, बिगो 1 टाइम लग रहा है। तो सिंपल सोचो, इसमें अगर इफ कंडीशन सही हो जाए, मतलब S2 अगर एम्प्टी नहीं रहे, S2 है जो एम्प्टी नहीं रहे, तो क्या करेंगे? पॉप कर लेंगे। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम लगा बिगो 1 टाइम लगा, ठीक है। लेकिन अगर S2 एम्प्टी होता है तब क्या करते हैं भाई? तब करते हैं क्या? यहां से सब एलिमेंट को यहां से पॉप करते हैं, यहां पुश करते हैं। n एलिमेंट्स अगर यहां पर रहे तो n टाइम लगा, n टाइम्स पॉप किए, n टाइम्स पुश किए, उसके बाद 1 टाइम पॉप किए, तभी डेटा मिला हम लोग को। मतलब 2n + 1 टाइम हम किए हैं। टोटल टाइम कितना रिक्वायर्ड है? n पॉप n पुश, 2n हो गया, प्लस में एक और पॉप यहां से 2n + 1, तो 2n + 1 टाइम्स हम
यहाँ पर स्पेंड किए हैं एक एलिमेंट को पॉप करने के लिए। मतलब क्या हो गया, उसको रफली हम क्या बोल सकते हैं, उसको रफली हम बोल सकते हैं बिगो एन टाइम लगा है। मतलब कि वर्स्ट केस में डीक्यू ऑपरेशन में बिगो एन टाइम लगेगा और बेस्ट केस में डीक्यू ऑपरेशन में ही बेस्ट केस में बिगो वन टाइम भी लगेगा। कभी कभी डीक्यू में बिगो वन टाइम लगेगा, कभी कभी डीक्यू में वर्स्ट केस में एन टाइम लगेगा। अगर एवरेज टाइम देखते हैं तो एवरेज टाइम भी लगभग मान लो n/2 भी आया तब भी एवरेज टाइम भी n ही लिखेंगे। समझ रहे हो बात को, बेस्ट टाइम बिगो वन लिखेंगे, वर्स्ट टाइम बिगो n लिखेंगे, एवरेज टाइम भी बिगो n ही लिखेंगे। किसके लिए, डीक्यू ऑपरेशन के लिए। जब इनक्यू रहेगा तो हमेशा एवरी केस में बिगो वन रहेगा, क्योंकि हमेशा ही पुश करना है। ये तो ब्लाइंडली पुश कर रहा है, S1 स्टैक में केवल पुश करते जा रहा है हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या देखे हम लोग, ये हम लोग देखे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग स्टैक। मतलब कि क्यू का इम्प्लीमेंटेशन स्टैक के यूज से कैसे कर रहे हैं। ठीक, स्टैक को यूज करके क्यू का कैसे हम कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन। एक और चीज क्या देखेंगे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग क्यू। अभी तक क्या किए हम लोग, क्यू को इम्प्लीमेंट किए हैं कैसे, स्टैक का यूज करके ना। स्टैक का यूज करके हम क्या किए हैं, क्यू का इम्प्लीमेंटेशन किए हैं। यूज किसका हुआ है, स्टैक का। इम्प्लीमेंट कौन हुआ है, क्यू। अब हम क्या देखने वाले हैं कि स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे किसके बेसिस पर, किसका यूज करके, क्यू का यूज करके। ठीक है, जितना भी डेटा स्ट्रक्चर है, जितना ज्यादा सबको एक साथ में समझोगे, एक साथ में कंपेयर जब कर लोगे कि कौन कैसा बिहेव कर रहा है, तो हर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एकदम आसान चीज है, एक बार समझो समझ में आएगा 100%, कोई टफ नहीं है ऐसा। ठीक है, और एक साथ में क्या है, यहां पर क्या है, जैसे ही एक डेटा स्ट्रक्चर को दूसरे डेटा स्ट्रक्चर से हम मर्ज करके समझ रहे हैं एक बार में, मतलब क्या है, इनडायरेक्ट एक कंपेयर हम कर रहे हैं, किसमें कितना टाइम लगता है, किसका कैसा बिहेवियर है, कैसा कैसा ऑपरेशन होता है आपस में, सब में किस तरीके से रहता है। ठीक है, ये सब चीज को हम लोग समझ रहे हैं, क्या फंक्शनलिटी है सबका, इंडिविजुअल मतलब किसमें क्या बेनिफिट है, किसको हम यूज करेंगे तो क्या बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग का, नेक्स्ट में क्या है, implementation of a stack using queue। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ स्टैक यूजिंग क्यू। हम लोग स्टैक यूज कर रहे हैं कैसे, क्यू के हेल्प से करना है। ठीक है, अब यहां पर देखो, सिंपल देखो, स्टैक कैसा होता है, स्टैक का स्ट्रक्चर यही है ना। यहां पर क्या होगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आया, डी आया। ठीक है, यहां से क्या कर रहे हैं, यहां से हम पुश कर रहे हैं और यहां से ही हम क्या कर रहे हैं, यहां से ही पॉप कर रहे हैं। जो लास्ट में आया है वो पहले पॉप होगा, लास्ट में जो आया है वो पहले पॉप होगा। मतलब क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट है। ठीक है, जबकि क्यू कैसा होता है भाई, क्यू कैसा होता है, क्यू का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टी जो होता है, क्यू का बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है, क्यू का बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि एक इंड से हम इनक्यू कर रहे हैं, एक इंड से हम, अरे इस तरीके से लिखो, इक्यू लिख लेते हैं इनक्यू का। अच्छा चलो, इनक्यू कर रहे हैं, एक इंड से हम इनक्यू कर रहे हैं, तो दूसरे इंड से क्या करना है, दूसरे इंड से डीक्यू करना है। समझ रहे हो बात को, मतलब क्या, अगर ए बी सी डी जैसे यहां हम पुश किए हैं, मान लो इसको हम इस क्यू में हम कर लेते हैं, इनक्यू कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा भाई, सबसे पहले ए आया, ए यहां आ गया, ए आ गया, उसके बाद बी, उसके बाद बी आ गया, सी डी, उसके बाद सी, उसके बाद डी। ठीक है, ऐसा आ गया। अब अगर यहां से हम एलिमेंट को रिट्रीव करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो स्टैक से अगर हम एक्सेस करते, पॉप करते, तो क्या मिलना चाहिए था, हम लोग को डी मिलना चाहिए था। अगर स्टैक से ही हम रिट्रीव करते तो हम लोग को डी मिलना चाहिए था, जबकि अभी क्यू में जाकर अगर रिट्रीव कर लोगे तो यहां से ए मिल जाएगा। समझ रहे हो, हम लोग को मिलना चाहिए था स्टैक में एक्चुअली क्या, डी मिलना चाहिए था। अगर स्टैक का हम बात करते हैं, अगर स्टैक का हम बात करते हैं, हम लोग को डी मिलना चाहिए था, हम जान रहे थे पहले। अगर यहां से हम एक्सेस करते हैं, यहां से पॉप ऑपरेशन करते हैं, तो
यहां से फर्स्ट पॉप में डी मिलना चाहिए था, जबकि यहां से क्या है, जब पहला हम डीक्यू कर रहे हैं तो ये मिल रहा है हम लोग को, और यहां से मिलना क्या चाहिए था, डी मिलना चाहिए था। मतलब क्या है, ये इंप्लीमेंटेशन एक से नहीं हो पाएगा, सिंगल क्यू लेकर नहीं कर सकते, एक और एक्स्ट्रा क्यू हम लेते हैं, ठीक है। एक और एक्स्ट्रा क्यू मान लो इस तरीके से हम लेते हैं, ठीक है। ये मान लो Q1 है और ये Q2 है, ठीक है। एक और एक्स्ट्रा क्यू हम लेते हैं ऐसा, ठीक। अब इस एक्स्ट्रा क्यू में हम क्या कर रहे हैं, इस एक्स्ट्रा क्यू में हम क्या कर रहे हैं कि जब तक डी नहीं मिलता है, जब तक डी नहीं मिलता है, इसका मतलब कब तक डी नहीं मिलेगा, कब तक डी नहीं मिलेगा। तो देखो एक बात तो पता है हम लोग को, एक बात पता है हम लोग को कि इस क्यू में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, ये तो पता है। किसी पार्टिकुलर टाइम में, किसी पार्टिकुलर टाइम में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा ये हमको पता है। कैसे पता है, हमें भी बता रहे हैं। ये दो वेरिएबल होता है क्यू में, क्यू जहां कहीं भी है, क्यू में दो वेरिएबल होता है, एक होता है फ्रंट और एक होता है रियर, ठीक है। एक वेरिएबल फ्रंट होता है, एक वेरिएबल रियर होता है। फ्रंट का एफ लिखते हैं ऐसे नॉर्मली हम लोग, और रियर का आर लिखते हैं। और फ्रंट और रियर में डिफरेंस क्या है, फ्रंट और रियर मतलब डिफरेंस क्या हुआ। फ्रंट और रियर का सिंपल मीनिंग क्या है कि फ्रंट किसको पॉइंट कर रहा होगा, फ्रंट मतलब जो पहला एलिमेंट आया है, या फिर बोल सकते हैं जहां से हम डीक्यू करने वाले हैं उस पोजीशन को फ्रंट रहता है। जहां से हम डीक्यू करते हैं, जहां से पॉप करते हैं हम, जैसे यहां पर क्या था, टॉप नाम का एक वेरिएबल था ना, टी एक था ना, टॉप नाम का वेरिएबल। टी क्या कर रहा था, टॉप है जो उस एलिमेंट को बता रहा था जहां पर अभी रिसेंटली एलिमेंट ऐड हुआ, उस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा था। मतलब क्या, सबसे रिसेंट जो एलिमेंट आया है जिस ब्लॉक में, उस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। एक और पुश करेंगे, टॉप इंक्रीमेंट हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ठीक है। सेम वही चीज यहां पर है कि क्यू जो डेटा स्ट्रक्चर होता है उसमें दो वेरिएबल होता है, एक फ्रंट एक रियर। फ्रंट का मतलब क्या है कि जहां से हम डीक्यू करेंगे उस पोजीशन को फ्रंट बताएगा। मतलब जहां पर फ्रंट रहेगा वहां से ही डीक्यू होगा, सिंपल जान लो। जहां पर फ्रंट है, डीक्यू का मतलब क्या है, डीक्यू का मतलब क्या है कि जहां फ्रंट है वहां से हम एलिमेंट को डीक्यू कर रहे हैं, ठीक है। एक रियर नाम का एक वेरिएबल होता है, एक आर होता है, एक रियर नाम का वेरिएबल होता है। रियर क्या बताएगा कि जहां पर अभी पुश, जहां पर पुश करना है तो इनक्यू करना है। जैसे यहां पर क्या है, अभी रियर यहां है, तो इसको लास्ट वाले जो लास्ट एलिमेंट आया है उसको अभी शो कर रहा है। अगर इनक्यू करेंगे तो फिर से यहां एलिमेंट आएगा, मान लो ई कर रहे हैं, मान लो यहां पर ई किए हम, तार यहां था ना, यहां से कट के आर यहां चला है, अब इसको पॉइंट कर रहा है, इस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ई को यहां पॉइंट कर रहा है, ई को जब यहां पर पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि इस पार्टिकुलर ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है। स्टार्टिंग में क्या है, फ्रंट है, फ्रंट क्या है, जहां से हम डीक्यू करने वाले हैं उसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो इनक्यू और डीक्यू में इनक्यू करेंगे तो कहां से करेंगे, आर से करेंगे, रियर से करेंगे, और डीक्यू करेंगे तो कहां से करेंगे, एफ से करेंगे। ये लो, एक सेकेंड, चाबी रख देना यहां पर। चलो अब देखो, इसके बाद में देखो क्या है, इसके बाद में क्या है कि जब कभी भी हम डीक्यू ऑपरेशन करने वाले हैं, जब कभी भी हम डीक्यू ऑपरेशन करने वाले हैं, इसका सिंपल मीनिंग है क्या कि फ्रंट जहां होगा, फ्रंट जहां पॉइंट कर रहा होगा वहां से हम डीक्यू करेंगे, और जब इनक्यू कर रहे होंगे तो हम जहां रियर पॉइंट कर रहा होगा रियर में हम इनक्यू करेंगे। ये बात कंफर्म हो गया, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद देखते हैं क्या, फ्रंट रियर यहां भी है और यहां पर भी क्या रहेगा, फ्रंट और रियर यहां भी रहेगा। तो मान लो कोई भी एलिमेंट नहीं है, मान लो एक भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। जब एक भी एलिमेंट नहीं है तो फ्रंट रियर को किसको पॉइंट कर रहा होगा, मान लो n तक है, 0 से लेकर n तक अगर इसका साइज है क्यू का, तो दोनों ही -1 पर रहेगा। एक भी एलिमेंट नहीं है तो समझ रहे हो, क्यू को हम बेसिकली समझ गए, क्यू के बारे में हम जान गए यहां पर। अब देखो उसके बाद क्या करना है, हम लोग कहां थे, हम लोग अब बैक आते हैं। ये क्यू के बारे में बेसिक नॉलेज हो गया हम लोग को, ठीक। अब हम लोग बैक आते हैं, क्या हम लोग अपने प्रॉब्लम पर आते हैं। क्या था, स्टैक में हम लोग को एक पॉप ऑपरेशन करना था, एक और पुश किए है ना, एक और देखो नया एलिमेंट ई आया था, मान लो यहां पर नया एलिमेंट ई आया है, ठीक है। यहाँ नया एलिमेंट ए है, टी अब इसको पॉइंट करा, टी यहां से हट गया, ठीक है। अब जब पॉप करेंगे तो ई मिलना चाहिए था हम लोग को, ई मिलना चाहिए था। अब ई मिलना चाहिए अगर हम लोग को, लेकिन यहां से देख रहे हैं, यहां से अगर हम रिट्रीव करते हैं, डीक्यू करते हैं तो ये मिल रहा है, मिलना क्या चाहिए, ई मिलना चाहिए।
तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ई मिलना चाहिए। देखो फ्रंट और रियर जो पॉइंट कर रहा है, इसके हेल्प से एक चीज तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर टाइम में, करंट टाइम में, ये जो क्यू है, इस क्यू में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अभी कितना अवेलेबल है, कितना एलिमेंट्स अवेलेबल है तो फाइंड कर सकते हैं। जैसे सिंपल देखो, मान लो फ्रंट है O1 पर, फ्रंट है O1 2 3 4 5, ठीक है। फ्रंट यहां पर है, रियर यहां पर अगर है, हमको अगर फाइंड करना है तो अगर ऐसा करेंगे हम, रियर माइनस फ्रंट प्लस O1 करेंगे, रियर माइनस फ्रंट प्लस O1 कितना, रियर कितना है 5 है, 5 माइनस फ्रंट कितना है O1 है, माइनस O1 प्लस O1 किए कितना आ गया 5। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल गया ना इससे हम लोग को क्या मिल गया यहां से, नंबर ऑफ एलिमेंट। इस क्यू में नंबर ऑफ एलिमेंट मिल गया हम लोग को, नंबर ऑफ एलिमेंट हम लोग को यहां से मिल गया है, कंफर्म है। समझो एकदम आराम से समझ में आएगा। हम क्या बोल रहे हैं कि अभी हम लोग को पॉप करना था तो ई को पॉप करते, जबकि यहां क्या है डीक्यू करेंगे तो ए हो जाएगा डीक्यू। तो हम क्या किए हैं, हम फ्रंट और रियर के हेल्प से हम पहले फाइंड कर लिए कि इस क्यू में अभी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, इस क्यू में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो वैल्यू आया है, इसको मान लो हम लोग x में स्टोर कर लेते हैं, ठीक। और हम क्या कर रहे हैं, x में स्टोर कर लिए 5, जब तक x का वैल्यू x माइनस करते हैं, x माइनस करते रहते हैं, जब तक x का वैल्यू माइनस करके x बराबर 1 ना आ जाए, तब तक यहां से डीक्यू करना है और यहां पर इस वाले में इनक्यू करना है। मान लो पीछे से इनक्यू करना है तो ऐसे इनक्यू करना है लाकर, क्या भाई a को यहां से डीक्यू किए, ऐसे लाए, यहां a रख दिए, उसके बाद b को किए, b ऐसे लाए, यहां पर b को रख दिए, फिर c आया, फिर c को ऐसे लाए, यहां c रख दिए, फिर d आया, d को ऐसे लाए, यहां d रख दिए। अब x माइनस तो होते x का वैल्यू क्या हुआ, 1 हो गया है। एक एलिमेंट को छोड़ देना है, मतलब क्या, d आया, a खत्म, b खत्म, c खत्म, d खत्म, ठीक है। अब जो लास्ट एलिमेंट बचा है, x इक्वल टू 1 जब हो गया है, जो लास्ट एलिमेंट मेरा बचा है, यही एलिमेंट ने यहां से मिलने वाला था हम लोग को ये बात समझ में आ गया था कि जो लास्ट एलिमेंट है सबसे लास्ट में होगा, ये हम समझ चुके थे पहले ही। तो क्या किए भाई, लास्ट को छोड़कर बाकी सब एलिमेंट को एक नया क्यू में हम पुश कर दिए हैं, एक नया क्यू में हम इनक्यू कर दिए, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट एलिमेंट था उसको हम डीक्यू किए, यहां से ई हम लोग को मिल गया, हम लोग को। मान लो फिर से डीक्यू करना है, पहला एक डीक्यू किए हैं तो क्या मिला है, ई मिला है। अगर दूसरा भी फिर से डीक्यू करना, फिर से एक डीक्यू और मान लो करना है, 1 डीक्यू और करना है, तो क्या मिलना चाहिए, दूसरा डीक्यू में पहला ई मिला है तो दूसरा क्या मिलना चाहिए, दूसरा में डी मिलना चाहिए हम लोग को, यही मिलना चाहिए ना। तो क्या करेंगे कि यहाँ ABCD ऐसे है ना, सेम यहाँ पर फ्रंट और रियर का पोजीशन देख लेंगे, फ्रंट और रियर से यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड कर लेंगे। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है x में हमें स्टोर कर लिए, x का वैल्यू को माइनस करते जाएंगे, बार बार एक यहाँ से डीक्यू करके यहाँ इनक्यू करेंगे, मतलब यहाँ से डीक्यू किए और इसमें जाकर इनक्यू किए। क्या भाई, a है, a को ऐसे लाए, a यहाँ स्टोर कर लिए, b है, b को ऐसे लाए, b यहाँ स्टोर कर लिए, c है, c को ऐसे लाए, c यहाँ स्टोर कर लिए। अब क्या है, a खत्म हो गया, x का वैल्यू 1 है, मतलब एक ही एलिमेंट यहाँ रिमेनिंग है, तो एक ही एलिमेंट रिमेनिंग है, तो यही मेरा एलिमेंट है। अब क्या है, D है, तो D यहां से हम लोग को मिल गया DQ में, ठीक है। यहाँ क्या मिल गया, D मिल गया, यही मिलना चाहिए था। E पहला DQ में, दूसरा DQ में D मिला है, यही मिलना चाहिए था। सेम ऐसे ही अगर C के लिए करेंगे, अगर एक और DQ हम करते हैं तो C मिलना चाहिए, C मिल जाएगा हम लोग को। टाइम कितना लग रहा है इसमें, कितना टाइम लग रहा है DQ ऑपरेशन में, बताओ। DQ के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक DQ करने के लिए n-1 एलिमेंट्स को यहां से हम पॉप करते हैं, पहले n-1 एलिमेंट्स को हम यहां से पॉप करते हैं, प्लस n-1 एलिमेंट्स को यहां पर हम पुश करते हैं। यहां फिर से क्या है, n-1 हुआ, प्लस फिर एक एलिमेंट को डीक्यू करते हैं, तो एक और कितना हो गया, -1 + 1 खत्म हो गया, 2n-1
2n माइनस 1 ऑपरेशन करते हैं, मतलब इसको रफली हम क्या लिख सकते हैं, बिगो n लिख सकते हैं, बिगो n लिख सकते हैं। यही बात हम बोलना चाह रहे हैं कि जब कभी भी यहां पर हम लोग करेंगे कि स्टैक को जब क्यू के हेल्प से हम इंप्लीमेंट करेंगे तो यहां पर पॉप जो होगा वो कॉस्टली हो जाएगा, बिगो n टाइम लेगा। पॉप है जो कॉस्टली रहेगा, बिगो n टाइम लेगा। पुश कितना रहेगा भाई, पुश करने के लिए क्या है, तो अभी इसमें अगर एलिमेंट है तो पीछे से लाकर पुश कर दिए। मान लो यहां पर अभी एलिमेंट यहां पर आया है ना, यहां पर सी आया है ना, ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। मान लो यहां पर एफ करना है, ये भी खत्म हो गया, एफ करना है, तो एफ यहां लाना है, तो एफ क्या करेंगे, इसमें एलिमेंट अभी है तो एफ यहां पर कर दिए। मान लो जब इसमें एलिमेंट था तो इसमें रह जाता है एफ, ठीक है। जिसमें करंटली एलिमेंट अवेलेबल रहेगा वो भी चेक करेंगे। पुश करने के पहले हम चेक करेंगे किसमें इनक्यू करना है, जिसमें डेटा है उसमें ही करना है। मान लो दोनों एम्प्टी है तो किसी एक में कर लो, अगर दोनों क्यू एम्प्टी है किसी एक में कर लो, ठीक है। दूसरे वाले की हेल्प से हम डिक्यू कर लिया करेंगे, लेकिन अगर एक में एलिमेंट है उसमें ही इनक्यू करना है, क्योंकि सीरियल ऑर्डर नहीं गड़बड़ होना चाहिए, एक ऑर्डर में ही रहना चाहिए। ऑर्डर गलत होगा आउटपुट गलत मिलेगा हम लोग को, ठीक है। तो पुश करने में कितना हो गया, एक पुश करेंगे तो कितना कॉस्टली हुआ, एक इनक्यू करना पड़ रहा है, केवल जिसमें एलिमेंट है उसमें इनक्यू कर रहे हैं। मतलब क्या, पॉप ऑपरेशन में बिगो n लग रहा है, जबकि पुश ऑपरेशन में कितना लगेगा, बिगो 1 टाइम लगेगा। ये कब लग रहा है, एवरी केस लग रहा है या फिर बेस्ट केस में, पॉप में हमेशा ही लग रहा है, एवरी केस लग रहा है। पुश में क्या है, हमेशा ही 1 लग रहा है, एवरी केस हमेशा ही 1 लग रहा है। एक और चेंजिंग यहां कर सकते हैं, एक और चेंजिंग देखो क्या कर सकते हैं, समझो आराम से। एक चेंजिंग क्या कर सकते हैं कि जब हम स्टोर कर रहे हैं ना, जब हम यहां पर पुश कर रहे हैं तो पुश करते टाइम ही अगर इसमें डेटा अगर रहता है, अगर इसमें डेटा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, अच्छा पुश के जगह पर पॉप अगर करना चाहें हम लोग, इसमें डेटा है, रिवर्स ऑर्डर में स्टोर करना ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हम क्या सोच रहे थे कि मान लो पुश ऑपरेशन में थोड़ा ज्यादा टाइम अगर दे दिया जाए तो पॉप का कॉस्ट कम किया जा सकता है क्या, मतलब क्या कि पुश में अगर n लगा दे टाइम हम तो पॉप में 1 होगा क्या, ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो काम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम देख रहे थे अभी, ठीक है। मतलब क्या फिक्स हो गया कि पॉप में हमेशा ही एवरी केस में बिगो n टाइम लगेगा, पुश में एवरी केस में हमेशा बिगो 1 टाइम लगेगा, ये बात फिक्स हो गया। ये हम लोग समझ गए क्या, इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग क्यू। जितना भी माइनर पॉइंट है हम सब बता दिए हैं यहाँ पर, इसके अलावा कुछ नहीं है। कोई चीज अगर नहीं समझ में आया है एक बार फिर से रिपीट करो। क्यू का सब बेसिक हम बता दिए कि फ्रंट क्या होता है, रियर क्या होता है, बेसिक बताया। क्यू फिर से आएगा भी आगे, लेकिन अब तक के लिए हम बहुत सारी चीज बता दिए हैं, ठीक है। तो इसके बाद में क्या है, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक क्या हम लोग करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक एंड क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट। इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक एंड क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट की हेल्प से करते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग एक डेटा स्ट्रक्चर के हेल्प से किसी और का यूज करने के लिए, मतलब किसी डेटा स्ट्रक्चर को किसी और डेटा स्ट्रक्चर के हेल्प से इंप्लीमेंट करने का तरीका हम लोग देखे थे, ठीक। बस उसी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं क्या कि स्टैक जो डेटा स्ट्रक्चर होता है, स्टैक को अब हम लोग लिंक लिस्ट के हेल्प से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है तो स्टैक मेरा, लेकिन लिंक लिस्ट के हेल्प से हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। सिंपल से जो लिंक लिस्ट में क्या रहता है, लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, ऐसा कुछ नोड रहता है, एक डेटा का नोड रहेगा और एक पॉइंटर होगा जो अगले वाले को पॉइंट करेगा, फिर से एक नोड है, यहाँ पर एक डेटा है, ये अगले वाले को पॉइंट करेगा, यहाँ पर ऐसा डेटा है, ये नेक्स्ट वाले को पॉइंट करेगा। जो लास्ट में नोड रहेगा, जो लास्ट में नोड है उसमें नल होगा, पॉइंटर में यहाँ डेटा होगा। यही लिंक लिस्ट है, यही लिंक लिस्ट है ना, यहाँ पर ऐसे होगा, लिंक लिस्ट यही है ना। इसके स्ट्रक्चर को अभी तक हम लोग देख लिए। अब देखते हैं क्या, जब स्टैक होगा तो स्टैक कैसा रहना चाहिए। स्टैक का मतलब कैसा होना चाहिए कि जो लास्ट में एलिमेंट आ रहा है, जो एलिमेंट लास्ट में आया है वो सबसे पहले पॉप हो जाए, जो लास्ट में पुश हुआ है वो पहले पॉप हो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यही कंडीशन करना है ना। स्टैक में ही एक कंडीशन होता है ना, ठीक है। तो अब लास्ट एलिमेंट जो आया है उसको पॉइंट करने के लिए कौन सा पॉइंटर यूज करते हैं हम लोग, टी को यूज करते हैं, मतलब टॉप पॉइंटर है। एक टॉप एक वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल है, जो कि टॉप क्या करता है, पॉइंट करता है जो सबसे रिसेंटली जो आया है एलिमेंट को, सबसे रिसेंटली जो एलिमेंट आया है उसको पॉइंट करता है। मतलब क्या, पहले
ए पुश हुआ तो टी क्या कर रहा था, ए को पॉइंट कर रहा था। उसके बाद में टी कहाँ चलाया, टी यहां पर चलाया, बी को पॉइंट करने लगा जब बी आया तो। फिर उसके बाद सी आया तो सी को पॉइंट करने लगा टी। ठीक है, किस तरीके से कर रहा था भाई, मान लो अभी तक कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो यहां पर एलिमेंट आया, सबसे पहले ए आया, उसके बाद बी आया, तो बी का नेक्स्ट में ए का एड्रेस डाल दिया, टी यहां पॉइंट कर रहा होगा, पहले ए आया था, ठीक है, टी इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक। उसके बाद में जैसे ही बी को हम पुश किए हैं तो हम क्या किए, बी का नेक्स्ट में टी को डाल दिए, मतलब कि इसका एड्रेस बी का नेक्स्ट में यहां चला आया, तो ये लिंक ऐसे हम बना लिए, और टी को टी इक्वल टू बी यहां कर लिए, टी यहां लेकर चले आए। फिर से जब यहां पर सी आया, जब सी आना था तो क्या किए भाई, सी का नेक्स्ट में मान लो इसका नाम पी है, सी डेटा यहां पर है, नाम इसका पी है, ठीक, तो इसके नेक्स्ट में अभी जो टी है इसका एड्रेस हम डाल दिए, तो ये लिंक मेरा बन गया, और टी को यहां लेकर चले आए, टी में इसका एड्रेस हम डाल दिए। फिर से मान लो एक और एलिमेंट आता है डी, अगर आता है एक और एलिमेंट अगर डी आता है, जैसे मान लो एक एलिमेंट यहां पर चला है, डी एक एलिमेंट आ जाए, तो क्या करेंगे, डी एक एलिमेंट आ जाए, तो डी एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, डी वाला जो जिसमें है डी डेटा जहां पर है, उसके नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, इसका एड्रेस डालेंगे, मतलब कि इसके नेक्स्ट में टी जो एड्रेस स्टोर किए हुए है, इसके नेक्स्ट में टी हम डाल दिए, तो इसको पॉइंट कर रहा है। अब टी को कहां लेकर चले गए, यहां से यहां लेकर चले गए, मतलब टी को यहां से कट करके टी मेरा यहां चला आया, ठीक है, पुश कर लिए डेटा को। अब पॉप करने का बारी आया, पॉप कैसे करेंगे भाई, पॉप करेंगे मतलब टी अगर यहां पर टी अगर नल नहीं है, मतलब इम्प्टी नहीं है, इम्प्टी नहीं अगर नल नहीं है तो इम्प्टी नहीं है, तो टी में जो डेटा है क्या करेंगे, P इक्वल टू, मान लो P में हमको लेना है डेटा को, P इक्वल टू टी कर लेंगे, और T इक्वल टू टी का नेक्स्ट कर लेंगे। ये तो हम लोग को पहले से ही आता है, लिंक लिस्ट अच्छा से पढ़े हुए हैं, ठीक है, मतलब क्या है, T में जो डेटा है P इक्वल टू टी हम कर लिए, तो मेरा डेटा है जो P में आ गया है, T इक्वल टू टी नेक्स्ट, T का नेक्स्ट जो पॉइंट कर रहा है वहां चला जाएगा। T अभी यहां पर है, इसका नेक्स्ट किसको, यहां पर है, अभी क्या किसको पॉइंट करा, इसको पॉइंट करा, मतलब कि टी यहां से हटकर फिर से यहां चला जाए, डेटा खत्म हो गया, पॉप कर ली, ठीक है। तो इस तरीके से ही पुश और पॉप का कोड रहेगा। जैसे कि पुश में क्या होगा, पुश में क्या होगा, p इक्वल टू मेलोक, एक हम लोग नोड क्रिएट कर लिए p नाम का, ठीक है, एक नोड हम लोग क्रिएट कर लिए p नाम का, जिसको पुश करना है, जिस एलिमेंट को पुश करना है, ठीक है, p इक्वल टू मेलोक मतलब एक नोड क्रिएट होगा, ठीक है, जो कोड है रिमेनिंग जो ऐसे ही सेम रहेगा, p एक मेलोक में क्रिएट होगा। उसके बाद में क्या किए, इफ p इक्वल टू नल, अगर p में जो क्रिएट किए हैं नल है, अगर क्रिएट जो किए हैं नल है, इसका मतलब क्या है कि स्टैक में जितना डेटा है उतना ही हम p क्रिएट कर सकते हैं ना, एक्स्ट्रा p तो नहीं कर सकते हैं, स्टैक का तो एक साइज है, स्टैक का एक साइज है, मतलब क्या है, अगर इसका साइज फुल है, अगर इसका साइज फुल है तो उसका मतलब क्या हो गया कि p क्रिएट ही नहीं होगा, p में हम मैलॉक कर रहे हैं लेकिन क्रिएट नहीं हो रहा है, तो वही देख रहे हैं, इफ p इक्वल टू नल, मतलब कि नल है, मतलब कि स्टैक पूरा फुल है, क्या प्रिंट करना है, इफ p इक्वल टू नल रहे तो स्टैक ओवरफ्लो। हम p क्रिएट किए हैं, p क्रिएट ही नहीं हुआ है, क्रिएट करने गए क्रिएट नहीं हुआ, मतलब क्या है कि स्टैक फुल था इसलिए क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, p इक्वल टू नल रहेगा तो स्टैक ओवरफ्लो हो गया, ठीक है भाई। अगर ऐसा नहीं रहे, अगर ऐसा नहीं रहे तो क्या करना है, p नेक्स्ट इक्वल टू टॉप, मतलब कि p वाला यहां पर ऐसा लाएंगे, अब p का नेक्स्ट है, यहां पर p है, ये मान लो ये कौन सा है, p है, इसमें डेटा मान लो y डेटा है, ठीक है, इसका नेक्स्ट में क्या करेंगे, टॉप जो है, टॉप का एड्रेस इसमें डाल दिए, तो क्या करेगा, इसको पॉइंट करने लगा है, इसको पॉइंट करने लगा, ठीक है, p नेक्स्ट इक्वल टू टॉप कर दिए, टॉप इक्वल टू p में जो एड्रेस है, p में जो एड्रेस है t में डाल दिए, तो t अब किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा, बस यही चीज है, ये पुश कर लिए। अब पॉप करना है, इसमें टाइम कितना लगा है, कितना टाइम लगा होगा, कोई लूप दिख रहा है क्या कहीं पर, एक कंडीशन है, इफ कंडीशन है, कंपेयर कर रहे हैं, लूप तो है नहीं, मतलब क्या है, कांस्टेंट टाइम लगा है, कब लगेगा कांस्टेंट टाइम, एवरी केस में, हर एक केस में कांस्टेंट टाइम ही लगेगा। पुश जब कभी भी करेंगे, जब भी हम कभी स्टैक और लिंक लिस्ट की हेल्प से यूज कर रहे होंगे, इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, तो पुश ऑपरेशन में कांस्टेंट टाइम ही लगेगा, ठीक है। ऐसे भी नॉर्मली स्टैक में भी तो कांस्टेंट टाइम ही लगता है, यहां भी कांस्टेंट लग रहा है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं क्या, इसके बाद में देखते हैं पॉप का, देखते हैं पॉप का, एक बार कोड को पढ़ो, एक बार देखो,
पॉप का जो कोड है क्या लिखा है, पॉप में क्या लिखा है, इफ टॉप इक्वल टू नल, अगर टॉप नल रहे, टॉप अगर नल रहे, टॉप भी यहां है, फिर मान लो इसको हटा दे, यहां है, इसको डिलीट कर देंगे, सबको डिलीट कर देंगे, कुछ भी नहीं रहेगा, टॉप कहां रहेगा, टॉप यहां पर रहेगा कहीं नल पर, टॉप कहां रहेगा, यहां पर रहेगा, कोई भी एलिमेंट अगर नहीं है तो वही चेक कर रहा है कि पॉप करना है मतलब एलिमेंट यहां से बाहर लेना है, तो बाहर लेने के पहले क्या चेक करेंगे, कहीं इम्प्टी तो नहीं है, इम्प्टी वाला कंडीशन तो चेक करना है, देखें कि इम्प्टी तो नहीं है, उसके लिए ही लिखा हुआ है इफ टॉप इक्वल टू नल अगर रहे तो क्या प्रिंट करना है, अंडरफ्लो प्रिंट कर दो। सेम यही चीज है, यहां स्टैक ओवरफ्लो जैसे हुआ था, फुल जब पुश कर रहे हैं तो फुल का कंडीशन चेक करेंगे, जब पॉप कर रहे हैं तो इम्प्टी का कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। अगर इक्वल टू नल है, इम्प्टी है, तो अंडरफ्लो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो क्या करना है भाई, P इक्वल टू टॉप, मतलब जो टॉप एलिमेंट है, जो P इक्वल टू जो टॉप एलिमेंट है ये डाल देंगे, क्या है, y है, y मेरा यहां चला आया, ठीक है, y मेरा P में स्टोर हो गया, P इक्वल टू टॉप कर दिए, टॉप इक्वल टू टॉप नेक्स्ट, टॉप इक्वल टू टॉप नेक्स्ट, टॉप अभी यहां है, इसका नेक्स्ट क्या है, यहां पर, मतलब यहां से कट के टॉप यहां चला आया, ठीक, मतलब क्या हुआ, टॉप इक्वल टू टॉप नेक्स्ट, उसके बाद अपना P के डेटा को यूज करके फ्री P कर लिए, P इक्वल टू नल पुट कर दिए, डेटा को पुश मतलब पॉप करना था ना, डेटा हम यहां से स्टैक से पॉप कर लिए, जो भी यूज करना है P का हम यूज कर लेंगे, उसके बाद में P को हम फ्री कर देंगे, P इक्वल टू नल पुट कर देंगे। इसमें टाइम कितना लग रहा है पॉप में देखो कोई भी लूप नहीं है, जब लूप नहीं है तो टाइम कितना लगेगा, टाइम कांस्टेंट ही लगेगा, बिग O 1 टाइम लगेगा, सिंपल जान लो, केवल लूप रहता है तभी टाइम एक्स्ट्रा लगता है, लूप नहीं है तो टाइम है जो कांस्टेंट लगना है, ठीक है। ये क्या देख लिए हम लोग, ये देख लिए इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट। सेम यही चीज हम लोग यहां देखते हैं, क्या, इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट के हेल्प से क्यू को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। यहां पर क्या देख रहे थे हम लोग, यहां देख रहे थे कि जो लास्ट में एलिमेंट आया है जो फर्स्ट में बाहर जाना चाहिए, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट था ये, ठीक है, तो लास्ट में जो आया जो पहले बाहर जाना चाहिए। क्यू में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो, क्यू में क्या होता है ऑर्डर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो ऑर्डर होता है। यहां पर क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, क्या है, लीफो ऑर्डर होता है। लीफो ऑर्डर के लिए हम देख लिए हैं, एक और फीफो ऑर्डर है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आया है जो पहले बाहर जाएगा। तो लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई, सिंपल यही स्ट्रक्चर होता है, इसको पॉइंट करेगा, ये इसको पॉइंट करेगा, सबका अपना अपना एड्रेस है, ठीक है। अब इसमें अगर इनक्यू हम कर रहे हैं, इनक्यू कर रहे हैं तो कहां इनक्यू होना चाहिए, लास्ट में इनक्यू होना चाहिए। क्या फ्रंट और रियर हम बताए थे, ये क्या बताए थे कि ऐसा अगर क्यू रहेगा इस तरीके से, ऐसा अगर क्यू रहेगा तो एक यहाँ फ्रंट के लिए जहां से डीक्यू करेंगे फ्रंट रहेगा, एक लास्ट में क्या रहेगा, रियर रहेगा, जहां पर हम इनक्यू करते जाएंगे। बीच में क्या है, मान लो डेटा ऐसे ऐसे भरा हुआ है, तो आर मतलब क्या हो गया, आर मतलब सबसे रिसेंटली जो डेटा यहाँ पर इनक्यू हुआ है उसको बताएगा। और फ्रंट क्या बता रहा है कि जब हम डीक्यू करने जाएंगे तो फ्रंट से ही करना है, फ्रंट उस एलिमेंट को बता रहा है जो डीक्यू करेंगे तो एलिमेंट बाहर आएगा, ठीक है। मतलब क्या, फ्रंट और रियर हम समझ गए। उसके बाद देखते हैं क्या, इनक्यू अगर करना है, इनक्यू करना है, हम लोग को डालना है, कहां से डाल सकते हैं, रियर से डाल सकते हैं, ठीक है। तो इनक्यू के केस में क्या करना है, इनक्यू ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या हो गया, p इक्वल टू मेलोक, पहले हमें क्रिएट किए हैं, पहले एक मेलोक से हम क्रिएट किए, p इक्वल टू मेलोक मान लो यहां पर हम क्रिएट कर दिए, ठीक है। यहाँ पर डेटा के लिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉइंटर के लिए क्या है, p है, p हम क्रिएट कर लिए है, ठीक है। उसके बाद में क्या चेक कर रहे हैं, इफ p इक्वल टू नल, कहीं ऐसा तो नहीं जो हम क्रिएट किए हैं क्रिएट नहीं हुआ है, ये चेक करना है। मतलब क्या, इफ p इक्वल टू नल, अगर p नल रहेगा, क्रिएट नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ओवरफ्लो हो गया है, क्यू मेरा ऑलरेडी फुल है, क्यू में स्पेस ही नहीं है, समझ रहे हो। अगर हम p क्रिएट कर रहे हैं मैलोक के हेल्प से, हम p एक नोड हम क्रिएट कर रहे हैं, वो नोड अगर क्रिएट नहीं हुआ, p इक्वल टू नल रह गया, तो क्रिएट नहीं हुआ, कहां से क्रिएट होगा, क्यू में ही क्रिएट कर रहा है ना, तो क्यू का जो स्पेस है उसी स्पेस में करना है ना, क्यू के साइज का स्पेस का ही लिंक लिस्ट रहना है ना। मतलब क्या है, क्यू में स्पेस नहीं है, जो पर्टिकुलर क्यू के साइज का जो लिंक लिस्ट है वहां स्पेस नहीं है, तो p क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। जैसे कि यहां पर हुआ था, p इक्वल टू नल हुआ गया था, जब स्टैक फुल हो रहा था तब क्या था, p इक्वल टू नल रहा था। यहां क्या कर रहे थे, स्टैक
ओवरफ्लो हो गया था। सेम वही चीज यहां भी है, जो यहां पर स्टैक ओवरफ्लो, स्टैक नहीं तो लिंक लिस्ट के फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो लिंक लिस्ट ओवरफ्लो हो गया, ठीक है, मतलब कि स्पेस नहीं है। उसके बाद अगर ऐसा नहीं है, ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, ओवरफ्लो नहीं हो रहा मतलब फुल अगर नहीं है, अगर फुल नहीं है तो क्या देखेंगे, इल्स इफ एक और कंडीशन चेक करेंगे, एफ इक्वल टू आर इक्वल टू एन, डबल इक्वल टू है देखो दोनों में, मतलब क्या चेक कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, क्या फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू नल। इसका मतलब क्या हो गया, फ्रंट भी नल में है, रियर भी नल में है, मतलब क्या है, एक भी एलिमेंट नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं है। नॉर्मली कहां रहना चाहिए फ्रंट, फ्रंट वहां रहना चाहिए जहां से हम डिक्यू करेंगे किसी डेटा को। रियर कहां होना चाहिए, जहां अभी रिसेंटली इनक्यू किया गया है डेटा, लेकिन दोनों है कहां पर, दोनों ही नल पर है। इसका मतलब क्या है, क्यू अभी एम्प्टी है, एक भी डेटा नहीं है। जब एक भी डेटा नहीं है, दोनों ही नल पर है, दोनों नल पर है, एक भी डेटा नहीं है, उस फॉर्म में हम क्या करेंगे, उस बेसिस पर हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन में क्या करने जा रहे हैं कि जब फ्रंट और रियर दोनों ही नल है, एम्प्टी है, तो क्या करेंगे, फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू पी, कि एक ही डेटा आया है, एक क्यू है, सिंपल देखो, एक क्यू है, एक क्यू है ऐसे, अभी फ्रंट और रियर दोनों ही नल है, फ्रंट बराबर रियर दोनों ही नल पर है, इक्वल टू नल पर है अभी, ठीक है। एक डेटा आया यहां पर पी आया है, अब क्या होगा, पी आया है तो अगला डेटा यहां से डीक्यू कौन होगा, पी होगा, मतलब कि फ्रंट यहां आ गया, अभी अभी इन क्यू कौन डेटा हुआ है, पी हुआ है, मतलब क्या, रियर भी यहां आ गया, फ्रंट भी यहां ही है, रियर भी यहां ही है। पर जब कभी फ्रंट और रियर सेम रहे तो दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो एक ही एलिमेंट है या तो एम्प्टी है। एम्प्टी में भी दोनों सेम रहेगा और कितना इक्वल रहेगा, वैल्यू क्या होगा, नल होगा। समझ रहे हो बात को, एम्प्टी के केस में भी फ्रंट और रियर सेम होगा लेकिन दोनों का वैल्यू नल होगा। अगर दोनों का वैल्यू नल नहीं है, फ्रंट और रियर का वैल्यू नल नहीं है और दोनों इक्वल है, इसका मतलब कि ए क्यू में एक ही एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है, उसी सिंगल एलिमेंट को दोनों ही पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि अगर एक भी एलिमेंट नहीं है तो अब एक एलिमेंट हम जब इनक्यू कर रहे हैं तो एक एलिमेंट हो जाएगा, तो क्या करो भाई, फ्रंट और रियर दोनों को पी को ही पॉइंट करवा दो, पी को ही पॉइंट करवा दो, दोनों ही फ्रंट और रियर दोनों ही पी को पॉइंट करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक एलिमेंट है दोनों उसी को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद में अगर ऐसा नहीं है, अगर नल नहीं है, फ्रंट और रियर नल नहीं, अगर नल होगा तब ऐसा करना है, तब ऐसा पुश करने में, मतलब इनक्यू करने में ऐसा करेंगे। अगर नल नहीं है फ्रंट और रियर, ना तो ओवरफ्लो हुआ है ना तो क्यू फुल हुआ है, ना तो फ्रंट और रियर दोनों नल है, उस केस में क्या करेंगे भाई, रियर नेक्स्ट इक्वल टू पी, जो रियर है लास्ट का जो एलिमेंट है, रियर अभी यही है ना, रियर यहां आ रहा है ना, फ्रंट अभी यहां है ना, लास्ट में है, इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम पी का एड्रेस को यहां डाल दिए हैं, पी में देखो यहां डेटा है, कुछ एड्रेस है पी का, ठीक है। रियर नेक्स्ट इक्वल टू पी, पी का एड्रेस को हम रियर के नेक्स्ट में यहां हम डाल दिए, यहां पर मान लो 4 के एड्रेस रहता, यहां नल काट कर 4 के डाल दिए हैं, ठीक है। रियर का नेक्स्ट में हम इसका एड्रेस हम डाल दिए, ठीक है, रियर का नेक्स्ट में एड्रेस डाल दिया, उसके बाद आर इक्वल टू पी हो गया, आर इक्वल टू पी, अब जहां पी है वहां पर आर पॉइंट करेगा, पहले आर यहां पॉइंट कर रहा था, अब पी के पास में है, पी के पास तो आर अब यहां पॉइंट कर रहा है, सबसे लास्ट वाले में पॉइंट भी करना था आर को, ठीक है। इसके बाद यहाँ क्या रहेगा, यहाँ पर क्या है, नल है, आगे नहीं कुछ, तो नल आगे कुछ आएगा, मान लो एक और ब्लॉक आएगा, एक और ब्लॉक आएगा तो नल क्या करेगा, इसको पॉइंट करेगा, यहाँ पर कुछ डेटा रहेगा आर है जो यहाँ चला आएगा, यहाँ से कट के, बस यही होगा, ऐड होते जाएगा, रियर पीछे की ओर जाते जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो बात को, मतलब क्या, इस कंडीशन में आर इक्वल टू पी करेंगे। ये सब में टाइम कितना लगा है, ये सब कुछ करने में टाइम कितना लगा है, ये सब करने में टाइम लगा है बिगो 1 टाइम लगा, कांस्टेंट टाइम लगा है, क्यों, क्योंकि लूप एक भी नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, यहां पर एक कंपैरिजन कर रहे हैं, यहां पर एक क्रिएट कर रहे हैं नोड को, यहां पर एक कंपैरिजन कर रहे हैं, यहां एक असाइनमेंट कर रहे हैं, उसके बाद यहां कुछ असाइनमेंट कर रहे हैं, मतलब क्या, लूप एक भी नहीं है, कांस्टेंट नंबर ऑफ टाइम्स है। मान लो 10 स्टेटमेंट को रन करवाए, 10 टाइम लगेगा, 10 मतलब बिगो 1 होता है, कांस्टेंट होता है। कौन से केस में होगा भाई, ये कौन से केस में होगा, ये एवरी केस में होगा, सब केस में होगा, यही चीज होगा,
बेस्ट केस बोलो या वर्स्ट केस बोलो या एवरेज केस बोलो, सभी केस में यही होगा, बिगो 1 ही रहेगा। ठीक है, हम लोग इन क्यू का देख लिए, डी क्यू का भी देख लेते हैं। डी क्यू का मतलब क्या हो गया, डी क्यू कर रहे हैं मतलब क्या, पॉप करना चाह रहे हैं, हम पॉप करना चाह रहे हैं। पॉप कहां से होगा भाई, जहां एफ रहेगा, फ्रंट रहेगा वहां से डी क्यू होगा। ये बात हम बताए थे, रियर में ऐड होना है, इन क्यू रियर से होगा, लेकिन डीक्यू है जो फ्रंट से होना है। ठीक है, तो डीक्यू में चेक करेंगे क्या, डीक्यू जो करने जा रहे हैं चेक करेंगे क्या, कहीं ऐसा तो नहीं जो इम्पटी है, चेक करेंगे इम्पटी है कि नहीं। सबसे पहले तो क्या देखें, इफ एफ इक्वल टू आर इक्वल टू नल, मतलब एफ और आर दोनों ही नल है, अगर मतलब कि इम्पटी है तो क्या करेंगे, अंडरफ्लो प्रिंट हो गया। ठीक है, अगर इम्पटी नहीं है, एफ इक्वल टू आर इक्वल टू नल नहीं है, जैसे यहाँ देखो एफ यहाँ है आर यहाँ है, नल नहीं है, क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे एक और चीज, इफ एफ इक्वल टू आर, अगर एफ और आर दोनों एक को ही पॉइंट कर रहा है, मतलब कि एक ही एलिमेंट अगर है, एफ और आर अगर इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया कि फ्रंट और रियर दोनों एक एलिमेंट को ही पॉइंट कर रहा है, मतलब कि क्यू में केवल और केवल एक एलिमेंट है। अगर एक एलिमेंट है तो पॉप कर सकते हैं क्या, डीक्यू कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। अरे भाई एक एलिमेंट तो है ना, उसी को हम एक्सेस कर लेंगे, हम एक्सेस करने गए हैं। अगर इम्पटी रहता तब अंडरफ्लो हम लिख देते, लेकिन एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट को ही एक्सेस कर रहे हैं हम, उस एलिमेंट को ही एक्सेस कर रहे हैं। जब उसी एलिमेंट को हम एक्सेस कर रहे हैं, उस केस में क्या करेंगे कि एक एलिमेंट था वो भी बाहर हम लेकर चले आए, अब एलिमेंट कितना बचा है, 0 एलिमेंट बचा है, मतलब कि इम्पटी हो गया है। क्यों, इम्पटी का कंडीशन क्या होता है, फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू नल, इम्पटी का यही कंडीशन होता है ना, इस कंडीशन को हम लिख देंगे, फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू नल लिख दिए, मतलब क्या है, एक एलिमेंट था उसको बाहर ले आए, इम्पटी कर दिए हम क्यू को। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं रहे, अगर सिंगल एलिमेंट भी नहीं रहे, क्या है, फुल भी ना रहे और एक सिंगल एलिमेंट भी नहीं रहे, उस केस में डीक्यू में क्या करना है, P इक्वल टू एफ, जहां एफ पॉइंट कर रहा है यहां पर अब P को पॉइंट करवा लिए, P इक्वल टू एफ, एफ बराबर एफ नेक्स्ट, एफ यहां है ना, तो इसका नेक्स्ट यहां आ गया, अब एफ यहां चला आया, एक कट गया। ठीक है, अब फ्रंट देखो यहां मूव कर गया ना, डीक्यू ऑपरेशन में फ्रंट मूव कर रहा है ना, इनक्यू में क्या था, रियर मूव कर रहा था, यहाँ क्या है, फ्रंट मूव कर रहा है, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट नेक्स्ट हो गया, फ्री पी, अब पी है, पी को अपना यूज कर लिए, पी मेरे पास में आ गया, अपना यूज करके इसको फ्री कर देंगे, पी बराबर नल पुट कर देंगे। इसमें टाइम कितना लगा है भाई, डीक्यू में टाइम कितना लगा है, डीक्यू में भी टाइम लगा है, बिगो 1 टाइम लगा है, क्योंकि एक भी लूप यहाँ नहीं है, पहला बात तो ये जान लो, लूप नहीं है, और दूसरा बात क्या बोल रहे हैं कि सभी केस में, एवरी केस में बिगो 1 टाइम ही लगेगा, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट्स को रन करवाना है, कुछ कंपैरिजन है, कुछ असाइनमेंट है, कांस्टेंट टाइम ही लगेगा। मान लो 10 ना 15 रहे, कांस्टेंट ही होता है, मतलब क्या है, बिगो 1 टाइम यहां भी लग रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखे कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट, दोनों देख लिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे यूजेज ऑफ अ स्टैक, यूजेज ऑफ अ स्टैक, मतलब कि स्टैक का क्या क्या यूज है, या फिर बोल सकते हो क्या यूज नहीं तो एप्लीकेशंस ऑफ अ स्टैक, एप्लीकेशंस ऑफ अ स्टैक, मतलब स्टैक के बारे में इतना कुछ हम पढ़ रहे थे, क्यों पढ़ रहे हैं, केवल रिकर्सन के लिए ही यूज है क्या, रिकर्सन के लिए तो यूज है, बहुत बड़ा यूज है स्टैक का। अगर स्टैक नहीं होता तो रिकर्सन करना बहुत टफ होता, बहुत मुश्किल हो जाता। मान लो 1 लाख आइटम है, 1 लाख टाइम्स सेम कोड को लिखना कितना टफ काम है, एक ही काम को 1 लाख बार लिखना है, बोरिंग हो जाएगा, टाइम भी किल हो रहा है। रिकर्सन के चलते स्टैक है, इसके हेल्प से क्या है कि एक बार ही लिख रहे हैं, 1 लाख टाइम रन करवा रहे हैं, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। लेकिन उसके साथ में कुछ और भी एप्लीकेशंस है, कुछ और भी एप्लीकेशंस है स्टैक का, वो सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्या एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक में। ठीक है, अभी तक इतना ही, एप्लीकेशंस देखेंगे अच्छे से नेक्स्ट क्लास में। अब तक जो भी पढ़ाए हैं इसको सही तरीके से रिवाइज कर लो, कुछ क्वेश्चंस जहां भी दिख रहा है क्वेश्चंस बनाओ, श्योर शॉर्ट बनेगा क्वेश्चंस। बस जो भी कंसेप्ट बताए हैं ये सब कंसेप्ट को याद रखना, कुछ भी नया लगे, नहीं समझ में आ रहा है, कंसेप्ट को एक बार रिवाइज करना, फिर उसको टच करना, एक बार सोचना खुद से। ऐसा नहीं कि अटेम्प्ट कर रहे हैं, अटेम्प्ट करने का मीनिंग ये कभी नहीं होता है कि क्वेश्चन लिए पढ़े, अच्छा नहीं बनेगा छोड़ दो, नहीं, ये अटेम्प्ट नहीं है, ये फ्रॉडबाजी है, ये मतलब आवारागर्दी एक तरह का हो रहा है। क्या क्वेश्चन पढ़ रहा है, फील आया कि नहीं बनेगा, छोड़ दिए, नहीं बनेगा ना,
फिर से एक बार 4 बार पढ़ेंगे उसको, फिर से पढ़ेंगे क्यों नहीं बन रहा है, क्या कंसेप्ट इसके लिए चाहिए, ताकि वो क्वेश्चन दिमाग में आ जाए। नेक्स्ट टाइम जब कभी भी वैसा क्वेश्चन रहे तो गलती ना हो। समझ रहे हो, पढ़ाई का मतलब यही होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा नहीं है ठीक है क्वेश्चन बनाने गए नहीं बना छोड़ दिए, नहीं, ये अटेम्प्ट नहीं है। पढ़ाई का सिंपल मीनिंग है क्या, बना रहे हैं, अगर नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है इस चीज को समझ रहे हैं और उससे रिलेटेड कंसेप्ट को हम पढ़े फिर उसको सॉल्व किए। ठीक है, तो रिवाइज करो, क्वेश्चंस बनाओ, नेक्स्ट में देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हैशटैग। चलो फिर